हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम ये DSSB का पेपर करने वाले हैं। पीजीटी हिंदी फीमेल का ये पेपर है और ये पेपर हमारा 3 जुलाई को हुआ था। 2021 का पेपर है। शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ था। तो इसमें हम हिंदी का पोर्शन करेंगे और इसकी एक क्लास और आया करेगी जो आपकी 20 मार्क्स की होगी, यानी हिंदी की, जिसमें आप अपने पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर आ पाएंगे। सारे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें कराए जाएंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो कॉमन पेपर का क्लास भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और आज जो हम पेपर करेंगे तो ये अपना पूरा पेपर करेंगे हिंदी का, पीजीटी हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, यहाँ से आपका जो है पेपर शुरू हो जाता है। पूरे आपके यहाँ क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह किसका वाक्य है। ये वाक्य बताना है आपको किसका है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। पहला क्वेश्चन है ये पीजीटी हिंदी का, ठीक है। और ये पेपर 21 का है आपका हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये जो कथन है कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है। एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है। श्राव का चार यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 103 होगा आपका सीरियल नंबर से अगर आप देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुत्र पुत्रु किस कवि की पंक्ति हैं। ये पंक्तियाँ विद्यापति जी की हैं। राइट आंसर विद्यापति होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा बतानी है और यहाँ राइट आंसर ब्रज भाषा होगा। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है। अमीर खुसरो के गुरु जो हैं वे ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। आधुनिक युग का प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक जो है वो हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। 108 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है। आधुनिक काल का जो समय है वो 1900 से लेकर अब तक का माना जाता है। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था। ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि बताना है कौन है। केशव जो है यहाँ ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। 110 क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। ये कब बने थे। 1903 में बने थे। कब तक रहे। 1920 तक, ठीक है। 17 वर्षों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1111, बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है। बौद्ध धर्म जो साहित्य है ये ज़्यादातर आपको पाली भाषा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, आदिकाल वीरगाथा काल, आदिकाल कह लीजिए या फिर वीरगाथा काल कह लीजिए, इसका समय आपसे पूछा जाता है। आदिकाल या वीरगाथा काल का समय क्या था। इसका समय था 10वीं से 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत के अंतर्गत किसका वर्णन किया है। तो इन्होंने जो वर्णन किया है वो निर्गुण ब्रह्मा का उपहास, इसका इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है। रसिक प्रिया से माना जाता है। चारों रचना केशवदास जी की है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115,
हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो आरंभ है ये 10वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 115 आप कर चुके हैं। 116, हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में जो गद्यकाल कहा गया है वो आधुनिक काल को कहा गया है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? जैन जो पद्म पुराण है इसका अनुवाद किया है दौलत राम ने। राइट आंसर दौलत राम होगा। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से एक जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है वही आपको यहाँ पर आंसर देना है। भाषा योग वशिष्ठ, गलत को बताना है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो गलत में नहीं में जो इस तरह से लिखा होता है पहले उसको सर्किल कर लीजिए और उसके बाद आंसर को दीजिएगा। भाषा योग वशिष्ठ नाभादास, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नासिकेतो तो पाख्यान ये सदल मिश्र का है। श्रृंगार रसमंडन विट्ठलनाथ का है और प्रेम सागर ये लल्लू लाल जी का है। भाषा योग वशिष्ठ किसका होगा? राम प्रसाद निरंजनी का होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना गलत में वो आपका पहले वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आगे देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? ये संग्रह है बताना है आपको कैसा है। संस्मरणों का संग्रह है ये। राइट आंसर संस्मरणों का संग्रह हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी बताना है। कहानी है उसने कहा था। कहानी कौन सी है? उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका डिसिप्लिन 2 आ जाता है यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 121 है, इसको देखिएगा। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को सर्किल करेंगे और अब हम आंसर देखते हैं। देखिए यह कहानी ठेठ हिंदी में है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें रानी केतकी और उदयभान की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ये बात भी सही है। और इसके लेखक इंशाअल्लाह खां हैं, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इसमें सही नहीं है कि इसके लेखक सदल मिश्र हैं? ये आपका आंसर बनेगा। इसके लेखक सदल मिश्र नहीं है, इंशाअल्लाह खां की ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 122, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? नहीं को सर्किल करेंगे और किसका नाम नहीं आता है? विष्णु प्रभाकर का नाम नहीं आता है। नई कहानी के जो कहानीकार हैं उनमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन तीनों के नाम आते हैं, लेकिन विष्णु प्रभाकर का नाम नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 123, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ? साहित्यिक विधा के रूप में बताना है कि जो जीवनी विधा है इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ है भारतेंदु युग में। जीवनी जो विधा है इसका प्रारंभ होता है भारतेंदु युग में। 125 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो फॉन्ट छोटा कर लेंगे। देखिएगा, कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक तथा साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? गलत को सर्किल करेंगे पहले और फिर बताएंगे। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ठीक बात है। हंस, ये प्रेमचंद की है पत्रिका, इसके संपादक जो थे वो प्रेमचंद जी थे। माधुरी के रूपनारायण पांडे हैं। सुधा सुमित्रानंदन पंत, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। सुधा जो है ये सुमित्रानंदन पंत की नहीं थी। तो सुधा के संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी थे। लखनऊ से ये पत्रिका निकलती थी आपकी सुधा, और 1921 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, 1921 इसका वर्ष है सुधा पत्रिका का, प्रेमचंद जी थे। यहाँ पर जो सुमित्रानंदन पंत जी दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? कृषक जीवन के दुखों का जो वर्णन किया है नागार्जुन ने वो ब्लाचनामा में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज की में लेखक रांगे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना? जो रांगे राघव जी है उन्होंने तूफानों के बीच में बंगाल के अकाल के विषय का वर्णन किया है, बंगाल के अकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? पहला, ध्यान देंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र की भी बात कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? हिंदी का
पहला दैनिक समाचार पत्र, और वो था सुधा वर्षन, समाचार सुधा वर्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? वीर रस प्रधान रचना में जो गुण है वो ओज गुण प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 130। यहाँ नीचे कुछ आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, बताना है कि पंक्ति किसकी है। नीचे लिखित जो पंक्तियाँ हैं इनके किसके द्वारा रचित हैं? रनई चढ़ी रसूल की सो रंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े दिए रंग, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। काफ़ी अच्छी पंक्ति है और ये पंक्ति जो है अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? जायसी के काव्य का मुख्य विषय बताना है क्या था, और इनका मुख्य विषय था भारतीय प्रेमाख्यान। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? कबीर का जो काव्य संकलन था उसमें कबीर ग्रंथावली के रचनाकार थे श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन, सतसई किसकी रचना है? सतसई ये बिहारी की इकलौती रचना है। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सूफी कवि ये प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीरदास जी के शिष्य थे धर्मदास। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? कौन सा ग्रंथ है जिसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो वो ग्रंथ है हमारा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की अभी तक सबसे अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी के रचयिता बताना है और राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी जी। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन, ये महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का संकलन बताना है आपको। सही कर्म, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं इनका सही कालक्रम बताना है। ठीक है, अगर आपने इनका ईयर याद किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रश्मि जो है सबसे पहले आती है, फिर संध्या गीत, फिर दीपशिखा और फिर आपकी सप्तपर्णा। रश्मि का समय क्या है? रश्मि के अगर समय की बात की जाए तो 1932 इस रचना का समय है। ये रचना का जो प्रकाशन वर्ष होता है 1932 है। फिर संध्या गीत की बात करते हैं तो इसका समय 1936। देन आपकी दीपशिखा, दीपशिखा का समय है 1942। उसके बाद आती है आपकी सप्तपर्णा, ये 1960 की रचना है। कब की है? 1960 की। तो इसे ध्यान में रखेंगे, इसी को आधार बनाकर इस रचना का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? नागार्जुन की जो रचना नहीं है ये बताना है। बुनी हुई रस्सी यहाँ पर नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो तीनों रचनाएं याद कर सकते हैं, ये नागार्जुन जी की है। प्यासी पथराई आंखें, ऐसे भी क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों रचनाएं। हजार हजार बाहों वाली, तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, और डिसिप्लिन चेंज हो जाता है यहाँ पर, देखिएगा। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ये पंक्तियाँ बताना है किसके द्वारा रचित हैं। और तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कुल में सो जल पर हसन, हित मन हो सुहाए। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। और किस आपसे अगर उसमें पूछ लिया जाए अलंकार में किस अलंकार का ये उदाहरण है तो आप क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, क्या बताएंगे? अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया है? आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक की बात हो रही है। 1903 से लेकर 1908 तक
इन्होंने आनंद कादम्बरी के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित निबंध नहीं है? प्रेमचंद जी का जो निबंध नहीं है वो हमें बताना है। देखिए, पुराना जमाना नया जमाना ये प्रेमचंद जी का है। स्वराज के फायदे ये भी प्रेमचंद का है। हिंदी उर्दू की एकता ये भी प्रेमचंद जी का है। लेकिन चिंतामणि जो है ये इनका नहीं है। ठीक है, चिंतामणि किसका है? शुक्ल जी का है। आगे देखिएगा, यहाँ एक और आपको क्वेश्चन मिला है 144 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखिए। हाँ, कथन है ये और आपको बताना है कि ये कथन किसका है। यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है, यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ऐसा कथन किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। यह है कथन रामविलास शर्मा जी का है। और आपको एक ही बार में याद हो जाना चाहिए कि यदि हमें अपने इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो अपने प्राचीन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना होगा। कथन रामविलास शर्मा जी का है। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास हैं? ये उपन्यास नीलू नीलिमा नीलोफर ये भीष्म साहनी जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक की डायरी के लेखक मुक्तिबोध है। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको जो सम्मानित किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो ये किया गया है सन 1957 में। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? कोठरी की बात कहानी संग्रह ये अज्ञे जी का है। इसके रचयिता कौन है? कोठरी की बात के अज्ञे हैं। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 149 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? रजत शिखर और शिल्पी ये रचना पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर 150, निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती के द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक बताना है और वो है अंधा युग। ये भी धर्मवीर भारती के ही नाटक हैं, लेकिन सुप्रसिद्ध नाटक की बात हो रही है तो हम अंधा युग को लेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, देशांतर, ये किसके नाटक हैं? धर्मवीर भारती जी के ही हैं। नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी? राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा बताना है भारतेंदु के युग में, तो भारतेंदु के समय में थी फारसी। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन, अनामदास का पोथा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? अनामदास का जो पोथा है ये किसने लिखा है उपन्यास? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है अनामदास का पोथा। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथखंड काव्य है? कौन सा ग्रंथखंड काव्य है? अभिमन्यु वध। ये जो ग्रंथ है खंड काव्य है अभिमन्यु वध। नेक्स्ट 154 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की कौन सी रचना उपालभ काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? उपालभ काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सी रचना है? भ्रमर गीत है। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। कबीर क्या नहीं है? रहस्यवादी कवि नहीं है। यह कथन असत्य है। असत्य को सर्किल करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या ढूंढना है। रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार रूप से है, ये ठीक है। और जीव आत्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है, ये भी ठीक है, सत्य है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडलिनी जागृत करता है, ये भी सत्य है। लेकिन कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है, ये आपका असत्य हो जाता है। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, प्रेमाख्यान काव्य में किस रस की प्रधानता है? प्रेमाख्यान जो काव्य है इसके अंतर्गत श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट
157 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? विभिन्न विकल्पों में से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत को सर्किल करेंगे और देखते हैं। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं, ये ठीक है। पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है, ये भी सही है। पंत का काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा है, ये भी बात ठीक है। लेकिन गलत क्या है? पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, ये गलत है। नेक्स्ट 158 क्वेश्चन नंबर 158, इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ बताना है इनके जन्म क्रम के अनुसार। पहले प्रसाद जी आते हैं, फिर निराला, पंत और फिर आती है महादेवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? लालटीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 70 कहानियाँ लिखी हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ डिसिप्लिन भी चेंज हो जाता है। अस्क किस साहित्यकार का उपनाम था? अस्क की बात हो रही है और बताना है कि किस साहित्यकार का उपनाम था अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क, ठीक है। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? तोता। आत्माराम है तोता। नेक्स्ट 136 नंबर 163 क्वेश्चन नंबर 163, वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? तो वैद्यनाथ मिश्र था नागार्जुन का, और बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? निराला जी किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? विवेकानंद को मानते हैं। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं को सर्किल कर लेंगे। प्रवाद, प्रवाद ये शब्द दिया हुआ है, और प्रवाद में अफवाह भी होता है, कविदंती भी होता है और जनश्रुति भी होता है, लेकिन प्रतिहारी प्रवाद का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि, समष्टि का बताना है हमें। विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि का क्या होता है? समष्टि का होता है व्यष्टि। नेक्स्ट 167 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। आसक्ति, आसक्ति का बताना है गहरी चाह। आसक्ति का क्या बताना है? गहरी चाह। नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो नहीं को सर्किल कर लेंगे। उत्सर्ग का बताना है, उत्सर्ग का क्या नहीं है, ठीक है। उत्सर्ग का त्याग भी होता है, समापति होता है, न्योछावर भी होगा, लेकिन नहीं में क्या आएगा जो अनेकार्थी शब्द नहीं होगा? विकल्प। क्या होगा? विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं में क्या होगा? उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, यानी कि 3 तो आपके उपसर्ग से बने हुए होंगे और एक में जो है आपका उपसर्ग ना होकर क्या होना चाहिए? प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। तो पियक्कड़, पियक्कड़ जो शब्द है इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, बावजूद में भी उपसर्ग है, दरकार में भी है और उदर में भी है। देखिएगा आगे। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? नहीं में आंसर पूछा जा रहा है, सर्किल कर लीजिए आप। देखिए, कुमति में भी उपसर्ग है, अचेत में भी है और दुर्भाग्य में भी है, लेकिन
कर्तनी में उपसर्ग नहीं है, नी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा 171 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। और प्रत्यय से बने शब्द का प्रत्यय नहीं है, उसमें उपसर्ग है। ठीक है, आपको बताना है। खजांची में आपका प्रत्यय है, गणंत में भी है और चिल्लाहट में भी है, लेकिन निहाल, हाल में कौन सा क्या लग गया, नी प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है नी, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है। ठीक है, हाल शब्द में नी आपका उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 2 प्रत्यय से आ रहे हैं, 2 उपसर्ग से आ रहे हैं, आएंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर किस में प्रत्यय नहीं है ये बताना है आपको। देखिए, भुलावा ये भी होता है और देखकर भी होता है, डकैत में भी आपका प्रत्यय है, लेकिन अवकाश में, काश में अब क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट 173 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। शूद्र आपको शब्द दिया गया है, छोटा होता है विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। सही में आंसर देना है यहाँ पर। अनुज, अनुज का क्या मतलब होता है, छोटा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दयुग्म का सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प बताना है। कृत और कृत, इनका बताना है आपको। कृत का मतलब क्या होता है, किया हुआ होता है, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से, ये मैं बहुत पढ़ाई हैं आपको, तो अब फिर से बता देती हूँ। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध का भेद का विकल्प है। सही पदबंध के भेद का विकल्प है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको बताना है इसमें कौन सा पदबंध है, तो क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर है, क्योंकि चलना क्या किससे बताया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, और ये क्रिया से संबंधित है, तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट 178 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी आई, कुछ कमी आई है, निश्चितता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 179 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में पद के कितने भेद या फिर प्रकार हैं। हिंदी में आपको पद के कितने भेद या प्रकार पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 5 भेद होते हैं, पद या प्रकार, जो भी आपसे पूछा जाता है बता दीजिएगा, 5 होते हैं। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है। दीपा खाना खाने के बाद में क्या करती है, टहलती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मतलब आपका भेद है, क्रिया का भेद, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का भेद पूछा जा रहा था, तो पूर्वकालिक क्रिया होगा। डिसिप्लिन फिर से चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 181 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। मुझे आज ही कार्य पूरा करना है। मुझे आज ही कार्य पूरा करना है, कालवाचक है आपका, आज ही करना है। नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का भेद का सही विकल्प नहीं है। वो कौन सा है आपका, लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं। वे कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का भेद सही विकल्प नहीं है? नहीं में आंसर देना है जीना। ये भाववाचक संज्ञा का सही आंसर नहीं होगा विकल्प का। समीप्य भी होगा, बारीकी भी होगा, ऊपरी भी हो जाएगा, लेकिन जीना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना है क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। निश्चित है मात्रा कि हमें कितना दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए, तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपका ये हो चुका है। नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे हम समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार स्वरनाम के भेद का सही विकल्प है। स्वरनाम के भेद का सही विकल्प बताना है। यह हमारी जगह है। निश्चित है कि ये जो जगह है जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हमारी जगह है, ये चीज़ निश्चित है। नेक्स्ट 188 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऊपर वाले में निश्चयवाचक स्वरनाम हो जाएगा, ठीक है ना, निश्चयवाचक स्वरनाम। अब क्वेश्चन नंबर आता है 188। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। उद्देश्य और विधेय डैश के अंग हैं। आपको बताना है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो ये वाक्य के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे? जिसकी तलाशी लो, इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। 2 वाक्य हैं अलग अलग, और जो है आपका यहाँ पर एक योजक शब्द है जो 2 अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, और यही संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। और, तथा, इसलिए, परंतु, लेकिन, किंतु, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये योजक शब्दों का कार्य करते हैं जब 2 अलग अलग वाक्य एक साथ मिलाए जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा 191। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। उद्देश्य का सही विकल्प पहचाना है। शेर भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। तो यहाँ उद्देश्य होता क्या है? उद्देश्य होता है हमारा कर्ता, ठीक है, और बाकी जो भी बचता है सेंटेंस में वो हमारा विधेय हो जाता है। तो यहाँ पर शेर ने जो है ये हमारा उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। दवा नहीं पीता तो नहीं सोता, लेकिन दवा पीने से उसको आराम महसूस हुआ और वो सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर बनेगा ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितनी बार पढ़ाया है मैंने? रचना के आधार पर वाक्य के आपके 3 भेद होते हैं। आगे देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये कर चुके हैं हम, पहले डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मैं इसको, पूरा डिटेल में बताया कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर क्या, सब चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए। तो काले बादल छा गए, आसमान में क्या होगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा, बाकी काले बादल छा गए आपका ये विधेय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य पहचाना है, अभी बताया ना संयुक्त वाक्य की पहचान कौन सी होती है? जब किसी योजक शब्द के द्वारा 2 सरल वाक्य या 2 आपके मिश्रित वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो वही आपकी जो पहचान होती है संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन। जहाज ग्रसित हो गया, पर शब्द से जुड़ा है। देखो, यात्रियों को बचा लिया गया, दोनों अलग अलग वाक्य है। यात्रियों को बचा लिया गया, जहाज ग्रसित हो गया, लेकिन जो पर शब्द है ना यहाँ पर ये योजक का कार्य कर रहा है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यही। नेक्स्ट है आपका 196 नंबर क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य भी बता चुकी हूँ, जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है। शादी में जो प्रबंध है, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। खेल खत्म करो और सो जाओ आपका संयुक्त होगा। बच्चे को एक खिलौना चाहिए था और वह उसे मिल गया, ये भी आपका संयुक्त का होगा। और लास्ट वाला भी ठीक से खाना खाओ और तुरंत तंदुरुस्त रहो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, संयुक्त का उदाहरण होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, ये आपका राइट हो जाता है। हमारे प्रिय नेता ये विधेय का होगा। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर उद्देश्य है, हमारे प्रिय नेता ये आपका विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198। निम्नलिखित विकल्प में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही क्या हुआ, हम टहलने निकल गए। तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये वैसे, जैसे, इस तरह के शब्दों से, जो, तो, जब, तब, इस तरह के शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में। आगे देखिएगा 199 नंबर क्वेश्चन। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है वही सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कैसे होगा? सीमांत का, जैसे सीमा धन अंत। सीमांत का क्या होगा? सीमा धन अंत। डिसिप्लिन चेंज हो जाता है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर आता है आपका 201। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी, शरणार्थी का आपको बताना है। शरण धन अर्थी, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट 202 नंबर क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो यहाँ चरणामृत की बात करते हैं, चरण धन अमृत, ये राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनिए। संधि नाविक का बताना है। नाविक में कौन सी संधि है? नावधन इक, जहाँ ई को ये हो जाता है आपका इकोयंची होगा। और आपका नाविक आव, ये इसमें बदल जाता है, अयादि संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, नई धन अक। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, कोई भी असमान स्वर आता है तो आपका क्या बन जाता है? आव। नई धन इक में नई धन इक होगा ना, तो नई धन इक आव धन आव बनेगा इसका। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? नाविक। ये वाला ई जो है इस पर आ जाएगा इधर, और ये क्या बन जाएगा? ये आ की जो मात्रा है ये ना पर आ जाएगी आपकी। ठीक है, नई धन इक। देखिएगा नेक्स्ट 204। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प है। पितृइच्छा। पितृधन इच्छा किसका होगा? पितृइच्छा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। उल्लेख का बताना है, उत्धन लेख होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब शब्दों का मेल होता है तो उसको समास कहते हैं। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 207। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प है। सत धन मित्र का क्या होता है? सन्मित्र होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट 208। क्वेश्चन नंबर 208। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि विकल्प है। निधन ठुर, निष्ठुर। विसर्ग जो है आपके, ये भी आपका व्यंजन संधि है। विसर्ग जो है आपके किस में बदल जाते हैं? श में बदल जाते हैं। आधा स, मूर्धा स जो होता है वो आधे वाला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का विकल्प
सही विकल्प है? कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है? गुण संधि का विकल्प बताना है। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम है ये पुरुषोत्तम। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 210। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प है। राजऋषि, राजऋषि का क्या हो जाएगा? राजधन ऋषि हो जाएगा। और यहाँ पर हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। देखिएगा यहाँ पर आपको जो संधि विच्छेद दिया गया है राजऋषि दिया गया है और इसका क्या हो जाता है? राजऋषि बन जाता है। नेक्स्ट 211 नंबर क्वेश्चन। श्रावकाचार में दोहों की कितनी संख्या है? 250 दोहे हैं श्रावकाचार के अंतर्गत। नेक्स्ट 212 नंबर क्वेश्चन। अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? आईने अकबरी राइट आंसर होगा। अकबर के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है एक ऐतिहासिक रचना आईने अकबरी है। नेक्स्ट 213 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है, लेकिन सुकनावली नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा? सुकनावली। नेक्स्ट 214 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कीर्ति है? वे है रामचंद्र शुक्ल जी। राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा एक संस्मरण है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? पद के साथ ही लिखा है इन्होंने और स्मारिका यानी ये भी लिखा है और मेरा परिवार भी लिखा है, लेकिन वे जीते कैसे हैं ये इनका नहीं है। नेक्स्ट 216 नंबर क्वेश्चन। प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? प्रसाद युग से पूर्व बताना है। मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा नाटक आया था? वो था चंद्रहास। नेक्स्ट आगे देखिएगा 217 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक बूंद सहसा उछली यह है किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? यात्रा संस्मरण बताना है। एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञे जी का यात्रा संस्मरण है। नेक्स्ट 218 नंबर क्वेश्चन। मृगनयनी किसका उपन्यास है? मृगनयनी जो है ये वृंदालाल वर्मा जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन। किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ में की जाती है? वे है रहीम। रहीम की जो तुलना है ये कर्ण की दानशीलता के साथ में की जाती है। नेक्स्ट 220 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। सारे रासो साहित्य के अंतर्गत ये दो ही रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। हमारा रासो साहित्य ही चल रहा है ना, कल हम पृथ्वीराज रासो को करेंगे। आज उसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो नहीं बन पाया था, तो इसलिए मैंने आपको एक पेपर कराने की सोची जिससे कि आप लोग भी फ्री नहीं रहें। तो कल हम रासो साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। पीडीएफ पर उसकी वर्क चल रहा है क्योंकि पूरा पीडीएफ मुझे फिर कल आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। डिसिप्लिन चेंज हो जाता है और क्वेश्चन आ जाता है आपका 221। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? सीता वनवास से संबंधित जो काव्य रचना है वो है प्रवाद पर्व। सीता वनवास से संबंधित ये रचना है प्रवाद पर्व। 222 नंबर क्वेश्चन। कौन सा एक कविता संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित नहीं है? ये जो काठ की घंटियाँ दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। यहाँ पर नहीं में आंसर पूछा है, ध्यान देंगे। कुआनो नदी भी इनका है। खूटियों पर टंगे लोग भी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, लेकिन अपने सामने इनका नहीं है, इसी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट 223 नंबर क्वेश्चन। कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? कौन सी वो बोली है जिसका कोई भी साहित्य नहीं है? तो वो है हमारी बघेली। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का भाग नहीं है? राइट आंसर बताना है इसका। पदार्थ विज्ञान ये भाषा विज्ञान का भाग नहीं है, भाषा विज्ञान का भाग नहीं है। नेक्स्ट 225 नंबर क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता। राइट आंसर। इसकी स्थापना बताएंगे कमेंट बॉक्स में कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता आपका हो गया ना। नेक्स्ट 226 नंबर क्वेश्चन।
किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1936 में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 228, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? तो वो है हिंदुस्तान। ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था हिंदी भाषा का पत्र। नेक्स्ट 229 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? भारत सरकार, राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पेपर करेंगे हम, ठीक है। वैसे 180 क्वेश्चन होते हैं इसमें हिंदी के, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके वो एक तरीके से पैडागोजी वगैरह के आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले। तो देखते हैं कहाँ तक होता है क्वेश्चन पेपर। 180 तक करते हैं या 200 कंप्लीट करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से कर लीजिए। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? जो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ है, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ एक तरीके से भाषा नहीं है, द्रविड़ भाषा साउथ वाली लैंग्वेज, वो सिंधी नहीं है, उसमें मलयालम, तेलुगु और कुडुखु ये तीनों आती हैं, लेकिन सिंधी नहीं आती। नेक्स्ट 231 नंबर क्वेश्चन, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत कहते हैं, प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा 233 नंबर क्वेश्चन, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? इंदु, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है, बहुत ही ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जहाँ इस तरह का व्याख्यान किया जाए अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 236, किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा कौन गुरु होगा यह निश्चित रहता है? तो ये जो है आपका वर्णिक छंद है, राइट आंसर यहाँ पर वर्णिक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 237, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है और इसके अंतर्गत शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 238, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? 5, राइट आंसर। नेक्स्ट 239 नंबर क्वेश्चन, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट 240 नंबर क्वेश्चन, रसापकर्ष दोष अर्थात रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं और रस के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कथित है? ये जो वाक्य है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कथित है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन फिर से चेंज हो गया। और 241 नंबर क्वेश्चन, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप स्वरूप भूप विश्व बदर इव धरत उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति दी गई है और इनमें हमें अलंकार बताना है। तो यहाँ न वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार है? जहाँ पर वर्णों की आवर्ती बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। क्वेश्चन नंबर 242, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोन ही दैनई कहे नटी जाए में कौन सा रस की अभिव्यक्ति
हुई है। तो यहाँ बताना है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भो नहीं दे नहीं कहीं नटी जाए में श्रृंगार रस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित तथा व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। नेक्स्ट 244 नंबर क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? रौनक गधा है, लक्षणा। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? रौनक गधा है, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। रौनक किसी का नाम भी हो सकता है, तो इसका अर्थ हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है और इस रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं? यति बोला जाता है इसे। नेक्स्ट 246 नंबर क्वेश्चन, 246 नंबर क्वेश्चन, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार इसके अंतर्गत है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, चवर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। नेक्स्ट 247 नंबर क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कहा जाता है? कब से कब तक के समय को कहा जाता है? तो 1826 से लेकर 1873 तक के समय को हम क्या बोलते हैं? हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, किस प्रयोग जांच सूची या फिर पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधि का उपयोग किया जाता है? किसी अगर प्रयोग करते हैं, जांच या फिर पूछताछ के परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए हम रिपोर्ट लेखन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 249 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो दृश्य और श्रव्य माध्यम बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दूरदर्शन हो जाएगा। इनमें से रेडियो प्रसारण आपका श्रव्य होगा, विज्ञापन लेखन ये आपका सिर्फ दृश्य होगा, और फिर आलेख लेखन ये भी आपका दृश्य हो जाएगा। तो दूरदर्शन जो है इसमें आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, दोनों कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य का दूरदर्शन ही होगा, टेलीविजन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंदु पत्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 251 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कार के लिए के नियमों, सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये विकल्प आपको सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनमें 3 ठीक हैं आपके और 1 गलत है। प्रस्तुत साक्षात्कार के संबंध में भेंट नायक को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और जिसका साक्षात्कार लेना हो उसे मिलकर अथवा दूरभाष से संपर्क की तिथि जो है वो स्थापित कर दी जाए, तिथि और समय तथा स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। साक्षात्कार के समय दोनों का प्रसन्नचित व सहज होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले की जाति, धर्म और व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 252 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे कि भारत मित्र, रस सार, सुधा निधि और उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए? ये भारत में कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित हुए, कलकत्ता से। इसका नाम कोलकाता भी था और फिर कलकत्ता भी हुआ, तो ये कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट 253 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त नहीं थे? नहीं थे में नहीं को पहले आप सर्किल कर लीजिए या कुछ भी ध्यान में रखेंगे। देखिए अखबार चुनार इनका था, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का। गुप्त का भारत मित्र भी था और गुप्त का हिंदी बंगवासी भी था, लेकिन कौन सा नहीं था? संजीवनी इनका नहीं था। नेक्स्ट 254 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ में किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है? पत्र और पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है। तो वो कमलापति त्रिपाठी हैं, जिन्होंने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है पुरुषोत्तम दास टंडन जी के साथ में। नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में कहाँ खुला? पहला जो छापाखाना था ये गोवा में खुला। नेक्स्ट राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? राजनीतिक पत्रिका है आज
पत्रिका का नाम है। 1921 के संपादक पूछा गया है, ठीक है। इस आज पत्रिका के संपादक पूछते हैं आपसे कौन थे, तो स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर इसके क्या थे, संपादक थे। नेक्स्ट 257 नंबर क्वेश्चन, निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटती हुई शत्रु शाखाओं पर विचरता चलता है और किसके द्वारा लिखित वाक्य है। यह वाक्य बताना है किसके द्वारा लिखित है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित वाक्य है। नेक्स्ट 258 नंबर क्वेश्चन, पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था, पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था, बाला बोधिनी इसका नाम था। किसका है ये, भारतेंदु जी का। नेक्स्ट 259 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, वो है शब्द शक्ति हमारी अभिदा। नेक्स्ट 260 नंबर क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, 33 राइट आंसर। नेक्स्ट डिसिप्लिन फिर से चेंज हो जाता है और यहाँ देखिएगा, हाँ 261 नंबर क्वेश्चन, काव्य में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग पर कौन सा दोष होता है, अधिक पदत्व का दोष होता है। 262 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव कीजिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस, ये आपके सही है। 263 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव बताना है, शोक होता है। नेक्स्ट 264 नंबर क्वेश्चन, रति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे, रति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य थे वामन, राइट आंसर। नेक्स्ट, रति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे, राइट आंसर आपका वामन हो गया। नेक्स्ट 265 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहरी वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सौंदर्य को मन के भीतर की वस्तु मानते हैं। नेक्स्ट 266 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है, भाव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है, आपका भाव हो गया ना, राइट आंसर। नेक्स्ट 267 नंबर क्वेश्चन, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्यशास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है, कुंतक के, क्रोचे कुंतक ऐसे ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट, नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, नई समीक्षा के जन्मदाता इलियट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, संस्कृत से जो सीधा संबंध है वो प्राकृत का है। 270 नंबर क्वेश्चन, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है, अनंत देवी प्रसाद की किस नाटक की पात्रा है, स्कंदगुप्त की पात्रा है। नेक्स्ट 271 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया हमारा एक गद्य अवतरण, इसको पढ़ना होगा। तो देखिएगा इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके इससे होंगे, 5 आपका फिर पद वाला पैराग्राफ आएगा उससे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज में कन्याओं को सुशिक्षित बनाने के प्रति सदा से उदासीनता और शंका का वातावरण रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि कन्याओं को शिक्षित बनाने का कोई लाभ नहीं है, अतः उन्हें तो अंततः चूल्हे चौके में खप जाना है। पर्दा प्रथा और दहेज भी कन्या शिक्षा में बाधक रहे हैं। आज की परिस्थितियां बदलने और सरकार के कन्या के शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेने की से परिदृश्य बदला है और कन्या शिक्षा को निःशुल्क किए जाने से गरीब कन्याओं को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और लड़के और लड़कियों की शिक्षा के अनुपात में संतुलन भी आ रहा है। निःशुल्क शिक्षा ने लोगों को कन्याओं की शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया है, फिर भी कुल मिलाकर परिणाम उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कन्या शिक्षा में अनेक प्रोत्साहनदायक कदम उठाए गए हैं और छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी दिया गया है और उस शिक्षा को भी निःशुल्क बना दिया गया है। आदि ऐसी योजनाएं भी चली हैं। केवल निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए नहीं है, उनकी कन्याओं के प्रति मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। लड़के और लड़कियों के भेदभाव को मिटाया जाए तथा दहेज प्रथा पर भी कठोर नियंत्रण किया जाए, तभी कन्या निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाएगी।
क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है, क्योंकि अंत में उन्हें चूल्हा चौका ही फूकना है और घर के बाहर काम ना करके सिर्फ घर में ही काम करना होता है, इसलिए कहा गया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा हुई तब से इसका कारण शिक्षा का निःशुल्क होना है। नेक्स्ट, कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकेंगी, जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं है, आसक्त। नेक्स्ट, 275 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम। नेक्स्ट, आपका अब जो है यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, देखिएगा, ये रहा आपका पैराग्राफ, ये भी इन्होंने गद्य में ही दे दिया है, काव्यांश, हाँ काव्यांशी है, गद्य में नहीं है, काव्यांशी है, तो देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, कब फूटा गिरी के अंत से, किस अचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचा, निर्झर में गति है जीवन है वह आगे बढ़ता जाता, एक धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता, यौवन में मदमाता, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता, तब यौवन बढ़ता और आगे निर्झर बढ़ता ही जाता, निर्झर कहता बढ़े चलो देखो मत मुड़कर, पीछे मुड़कर यौवन कहता बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा आगे चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता। ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 5 और हमारे ये 5 लास्ट क्वेश्चंस हैं, तो 280 तक ही हम रखेंगे क्योंकि हमें हिंदी ही यहाँ पर करना था। ठीक है, 280 तक ही हिंदी आती है, इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमारे हो गए 101 से स्टार्टिंग की थी, 280 पर एंड करेंगे इसका। काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है, दोनों में मतवालापन बताया गया है। काव्यांश के अनुसार निर्झर हमें क्या संदेश देता है, सदैव आगे बढ़ने का संदेश देता है। यौवन कहता बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, पंक्ति का क्या अर्थ है, वर्तमान को देखो भविष्य की मत सोचो, वर्तमान को देखकर कार्य को करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 279 को देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है, तो ये है ढालू। नेक्स्ट, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, काव्यांश का जो उचित शीर्षक है ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलते रहना ही जीवन है। ठीक है, चलते रहना ही जीवन है, ये इन्होंने फिर से रिपीट किया है यहाँ पर, तो आपके यहाँ हिंदी के जो हैं पूरे 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कैसा आपको वो ये हमारा पेपर लगा आज का, ये पेपर हमारा पीजीटी हिंदी का था, जो कि आपका 3 जुलाई को ये पेपर हुआ था 2021 का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का हमने आज एक पेपर कर लिया है, ऐसे ही फिर एक पेपर कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर भी होता रहेगा। साहित्य की जो क्लास है वो कल आपको राष्ट्र साहित्य कंप्लीट कराया जाएगा। तो कैसा आपको क्लास लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे राष्ट्र साहित्य के क्लास के अंतर्गत, तब तक